हेलो सभी को नमस्कार राम राम। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का और यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय। तो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ वो कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं और ये हिस्ट्री के विषय पे भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे। तो यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ, तो पहले जो हुआ, पहले यूरोपीय कंपनी जो आई उसमें सबसे पहली जो कंपनी थी वो थी पुर्तगाली। तो पुर्तगाली जो कंपनी थी, जो पुर्तगाल के लोग थे, जो पुर्तगाली कंपनी आई वो आई थी 1498 ईस्वी में। फिर उसके बाद में आए थे डच। डच यानी कि हॉलैंड से आए थे। अब जो डच आए थे वो आए थे 1602 ईस्वी में। फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे। अंग्रेज आए थे इंग्लैंड से, वो आए थे 1600 ईस्वी में। फिर आए थे डेनिस। डेनिस आए थे डेनमार्क से, वो आए थे 1616 ईस्वी में इनकी कंपनी स्टार्ट। फिर फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी फ्रांस से आए तो 1664 ईस्वी में इनकी कंपनी लगी। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज डिटेल में। तो पहला है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है तो पहले नंबर पे है पुर्तगाली। पुर्तगाली, अब ये आए कहाँ से? तो ये आए पुर्तगाल से। कहाँ से आए? पुर्तगाल से आए। कब आए? 1498 ईस्वी में, यानी कि सबसे पहले आए। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। अब जो दूसरे नंबर पर है वो है डच। अब डच कहाँ से आए? हॉलैंड से आए। डच, डच कहाँ से आए? हॉलैंड, हॉलैंड से आए। और ये कब आए? ये आए 1602 ईस्वी में। हाथों हाथ इनकी सन भी लिखेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे हम डालेंगे, तीसरे नंबर पर हमारे आए अंग्रेज। अंग्रेज आए इंग्लैंड से। अंग्रेज, अंग्रेज कहाँ से आए? इंग्लैंड से आए। इंग्लैंड से कब आए? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ गए। अब अंग्रेज के बाद डेनिस। डेनिस कहाँ से आए? डेनिस डेनमार्क। डेनिस डेनमार्क से आए। और कब आए? 1616 ईस्वी में। ये भी ठीक। अब आए हमारे पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, ये कहाँ से आए? ये फ्रांस से आए। कब आए? 1664 ईस्वी में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली पुर्तगाल से आए 1498 ईस्वी में। फिर उसके बाद में डच आए, डच हॉलैंड से आए 1602 ईस्वी में। फिर उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज इंग्लैंड से 1600 ईस्वी में आए। और डेनिश डेनमार्क से 1616 ईस्वी में। और फ्रांसीसी फ्रांस से 1664 ईस्वी में। अब ये जो आए हैं ये इनके आने का क्रम है, मतलब कि इनके द्वारा जो कंपनी स्थापित हुई है उनका ये क्रम बताया गया है कि इस क्रम में ये लोग यहाँ पे आए। अब इनके आने का, जब ये आए तो किसी मार्ग के द्वारा आए होंगे। तो जब ये पुर्तगाली जो थे 1498 में आए तो सबसे पहले इन्होंने मार्ग की खोज करी, समुद्री मार्ग की। तो समुद्र के मार्ग क्या थे? हमारे पास दो मार्ग थे। एक था हमारा लाल सागर वाला मार्ग, लाल सागर वाला मार्ग। और दूसरा था हमारा फारस की खाड़ी का मार्ग, फारस की खाड़ी का मार्ग। तो ये जो मार्ग थे, ये दो मार्ग थे हमारे पास। जबकि जो लाल सागर वाला मार्ग था ये मिस्र के सिकंदरिया शहर। कहाँ लाल सागर वाला मार्ग? मिस्र, सिकंदरिया, सिकंदरिया शहर से होकर गुजरता था ये मार्ग। और जो फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग था वह ईरान और इराक होते हुए यूरोप जाता था। ये मार्ग ईरान और इराक होते हुए यूरोप। तो फारस की खाड़ी वाला मार्ग, फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो था वो ईरान और इराक होकर निकलता था। ईरान प्लस इराक। अब जो ईरान इराक वाला मार्ग होते हुए यूरोप जाता था, ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग। तो अब ये जो दो मार्ग थे तो इसमें सबसे ज्यादा जो कम दूरी वाला मार्ग था वो था लाल सागर वाला मार्ग, जो मिस्र के सिकंदरिया शहर होकर जाता था। अब जो लाल सागर वाला मार्ग जो था वो कुस्तुनतुनिया, यानी कि वर्तमान में इस्तांबुल है, 1453 ईस्वी में इस पे इस्तांबुल पर तुर्की देश ने आक्रमण कर दिया। किसने?
ये जो था ये इस्तांबुल के अंतर्गत था, मतलब उसके अधिकार में था इस्तांबुल के। इस्तांबुल ने इस पर कब्जा कर रखा था। लेकिन लेकिन सन 1453 ईस्वी में तुर्की देश ने तुर्की देश ने इस पर आक्रमण करके इस्तांबुल पर आक्रमण करके इस मार्ग को अपने अधीन कर लिया। किसने कर लिया? तुर्की ने कर लिया। अब जो कुस्तुनतुनिया वाला जो मार्ग था, इस पर अधिकार किसका हो गया? तुर्की का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? इस पर तुर्की का अधिकार हो गया। अब जब तुर्की का अधिकार हो गया तो कोई भी देश इस मार्ग से आएगा जाएगा तो वो तुर्की देश की परमिशन लेगा, और परमिशन के साथ साथ उसे कुछ टैक्स भी देगा। टैक्स देने के बाद वो तुर्की देश उसको कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा, सुरक्षा की ऐसी गारंटी लेगा। तो यही अधिकार जो था वो तुर्की देश को हासिल हो गया, क्योंकि इसने इस्तांबुल पर आक्रमण करके जो लाल सागर वाला मार्ग था वो अपने अधीन कर लिया। तो इसके बाद इसने जो अपने अधीन कर लिया, फिर इन दोनों में मतलब कि यानी कि पुर्तगाली और स्पेन, ये दो देश थे। इन दो देशों के लिए भी मार्ग ढूंढना था, क्योंकि ये देश ऐसे थे जहां पर मांस का भोजन अधिक मात्रा में किया जाता था, और इन लोगों को मांस का भोजन बिना मसालों के खाने में थोड़ा परहेज होता था, क्योंकि स्वाद नहीं आता था इन लोगों को। इसी स्वाद लाने के लिए इन्हें पता चला कि जो हमारे एशिया के पूर्वी देश हैं, जैसे भारत है और इंडोनेशिया है, यहाँ गरम मसालों का बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। तो इन दोनों देशों ने सोचा कि क्यों ना हम भारत से और इंडोनेशिया से गरम मसालों का व्यापार करें। अब व्यापार करने का जो इनका उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था, क्योंकि ये देश आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब थे, बहुत ही कमजोर थे। तो ये देश चाहते थे कि हम गरम मसालों का व्यापार करके अपने देश को एक मजबूत शक्ति बना सके, एक मजबूत देश बना सके। इसीलिए स्पेन और पुर्तगाली गरम मसालों का व्यापार करने के लिए मार्ग खोजने लगी। अब मार्ग खोजने लगे तो इन्होंने जो तुर्की देश ने इस पर आक्रमण कर रखा था, इन्होंने लाल सागर वाले मार्ग की रास्ता जाने का अधिकार इन्होंने मांगा, मतलब रास्ते में जाने का परमिशन ली इनसे। लेकिन तुर्की देश ने सांप्रदायिक मामलों के आधार पर परमिशन देने से इनकार कर दिया, मतलब धर्म से संपर्कित। तो सांप्रदायिक मामलों के आधार पर तुर्की देश ने पुर्तगाली और स्पेन देश को परमिशन नहीं दी। जब नहीं दी परमिशन तो फिर स्पेन और पुर्तगाल भारत और पूर्वी देश आना चाहते थे, लेकिन नहीं आ पाए। फिर पूर्वी एशिया में सबसे अधिक गर्म मसालों का जो उत्पादन होता था, हमारे जो पूर्वी एशिया है हमारा एशिया, तो पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जो मसालों का उत्पादन होता था, वेरी इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को हम मसालों का पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसालों का पुंज। और भारत का जो केरल है, भारत के केरल राज्य को हम मसालों का बगीचा कहते हैं, मसालों का बगीचा। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडोनेशिया में। तो मसालों का पुंज किसे कहा जाता है? तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। और वहीं अगर पूछे कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है। और पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पाए जाते हैं, तो केरल में पाए जाते हैं। ये था इसका कि कहाँ सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में मसाले पाए जाते हैं। अब जब यूरोप बाजार में मसालों की मांग अधिक थी, तो यूरोप के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी व्यापार करके और अपने देश को एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाया जाए। तो इसीलिए ये अपना व्यापार जो है पूर्वी एशियाई देशों से करना चाहते थे। अब जब इन्हें रास्ता नहीं मिला, रास्ते में जाने की परमिशन नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली, तुर्की देश ने इन्हें इजाजत नहीं दी, तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम ही एक रास्ता खोजे। तो इन्होंने रास्ता खोजा तो इन्होंने जो है रास्ता खोजा तो सबसे पहले स्पेन देश से निकला कोलंबस। कोलंबस जब पूर्वी देश के रास्ता खोजने के लिए निकला, तो कोलंबस जब पूर्वी देश का रास्ता खोजने के लिए निकला तो ये रास्ता भटक गया, और रास्ता भटकने के कारण ये कहाँ पहुंचा? ये पहुंच गया अमेरिका।
कहाँ पहुंचा जी? अमेरिका पहुंचा। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश था जो भारत आने यानी कि पूर्वी देशों का रास्ता खोजने के लिए निकला, लेकिन वह कभी भी पूर्वी देश नहीं आ पाया, तो वो देश था स्पेन। अब स्पेन ने रास्ता खोजने के लिए स्पेन से कोलंबस तो निकला, लेकिन ये रास्ता भटकने के कारण अमेरिका पहुंच गया। तो अमेरिका पहुंचने के बाद इसका जो भी व्यापारिक संबंध था, क्या था? व्यापारिक संबंध। इसका व्यापारिक संबंध किससे जुड़ गया? फिर अमेरिका से जुड़ गया। तो ये कभी भी भारत आया ही नहीं। तो जब ये भारत आया ही नहीं, तो इसीलिए इसकी कहानी हो गई समाप्त। तो फिर उसके बाद में 1492 ईस्वी में जब स्पेन निवासी जो कोलंबस निकला, फिर उसके बाद में ये यहाँ आया ही नहीं, तो ये पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका से इसके जो है व्यापार संबंध जुड़ गए। फिर उसके बाद में यहाँ की खोज करने के लिए निकला पुर्तगाल। पुर्तगाल ने अपनी मतलब कि नाव बनाना सीखा, भौगोलिक संकेत को उसको निर्माण किया कि हमें कैसे पता चलेगा भौगोलिक संकेत कि कौन सा देश किधर है, कौन सी रास्ता किधर, कौन सी दिशा किधर है। तो इसका निर्माण किसने करा? पुर्तगालियों ने करा। फिर उसके बाद में इसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ यही था कि समुद्री मार्ग की खोज करके और पूर्वी देशों का पता निकालना। अब मार्ग भटका कौन? मार्ग भटका स्पेन का कोलंबस। तो कोलंबस तो यहाँ कभी आए नहीं। फिर उसके बाद में जब ये चला गया अमेरिका, तो अमेरिका से इसके संबंध हुए। तो अब जो आएगा वो आएगा पुर्तगाल। कौन आएगा? पुर्तगाली आएगा। पुर्तगाल से कौन आएगा? यानी पुर्तगाल देश से कौन आएगा? वास्को डी गामा। अब निकलेगा पुर्तगाल से वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा का जो सफर होगा, वह सफर हमें देखना है कि कितने दिन का होगा। सफर देखना है और वो किस रास्ते से आएगा ये देखना है, और कब आएगा। तो ये जो हम देखेंगे, आज तो हमने इसकी पृष्ठभूमि तैयार करी कि कौन सी कंपनियां थी और कब कब भारत में स्थापित हुई, इसके बारे में आज हमने देखा। और कौन व्यक्ति था और कौन से रास्ते थे और कौन सबसे पहले आया और कौन भारत नहीं पहुंच पाया और कौन अमेरिका पहुंचा और किसने मार्ग की खोज की और पुर्तगाल से कौन समुद्री मार्ग के लिए निकलेगा, किसने अपना अधिकार कर लिया लाल सागर वाले मार्ग पे। और जो लाल सागर वाला जो मार्ग था, लाल सागर वाला मार्ग छोटा तो था, ये छोटा था, परंतु ये बहुत ही कठिन भी था, क्योंकि सर्दी के कारण यहाँ सालों भर कोहरा रहता था। अब कोहरे रहने के कारण यहाँ जो है समुद्री लुटेरे रहते थे। तो समुद्री लुटेरे अधिकतर व्यापारियों का सामान लूट लेते थे, और जब व्यापारियों का सामान लूट लिया जाता था, तो ये मार्ग जो है बहुत ही कम प्रचलित था, और ये मार्ग केवल वही लोग आते जाते थे इस मार्ग से जिनके पास सैनिक शक्ति होती थी, वही लोग इसका उपयोग करते थे। बाकी अदर लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। बाकी सब लोग फारस की खाड़ी वाले मार्ग से ही आया जाया करते थे। तो इसीलिए समुद्री मार्ग जो था, लाल सागर वाला मार्ग, ये छोटा भी था और सबसे ज्यादा कठिन भी था। तो इसीलिए इस मार्ग को बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, और फारस की खाड़ी वाले मार्गों को लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इसे जो है कम इस्तेमाल करते थे, और फारस की खाड़ी वाले मार्गों को ज्यादा, फारस की खाड़ी वाला मार्ग, इसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे। तो ये था हमारा आज की इसकी यूरोपीय कंपनी की पृष्ठभूमि। तो अब पृष्ठभूमि हो गई हमारी तैयार, यानी कि पृष्ठभूमि हमने एक तरह से तैयार कर ली। अब इसके बाद में जब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पुर्तगाल। अब पुर्तगाली कब भारत आए, क्यों आए, क्या उद्देश्य था, सबसे पहले कौन आया, किसने रास्ता खोजा, कहाँ आया, किसने स्वागत करा, ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। अभी यही एक शॉर्ट वीडियो, यही इसको बंद करते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पुर्तगाल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बने रहना मेरे साथ।